हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी विद किरण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो हम अपना बायो का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है रेसिप्रेशन। ये जो है हमारा जो टॉपिक चल रहा था लाइफ प्रोसेस, उसी के अंदर जो आता है। लाइफ प्रोसेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, रेसिप्रेशन, न्यूट्रिशन और एक्सट्रैक्शन आते हैं। तो हमने जो है न्यूट्रिशन कर लिया था, आज जो हम जो है रेसिप्रेशन जो है कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर हमारे दो रह जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि रेसिप्रेशन क्या होता है। ओके, लेट अस सी व्हाट इज रेसिप्रेशन। रेसिप्रेशन जो है, रेसिप्रेशन का मतलब है, रेसिप्रेशन क्या करता है कि ये जो फूड है, फूड को ब्रेक करके उससे एनर्जी देता है। फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। क्या करता है? जो बॉडी को एनर्जी देता है। मेन काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। रेसिप्रेशन क्या है? हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये सभी के अंदर काफी बच्चों को डाउट होता है कि रेसिप्रेशन और ब्रीथिंग एक ही चीज है, लेकिन नहीं, रेसिप्रेशन और ब्रीथिंग जो है वो सेम चीज नहीं है। ब्रीथिंग में क्या आता है कि सांस अंदर लेना, सांस बाहर लेना, ओनली यही कहते हैं। लेकिन जो रेसिप्रेशन है वो एक काफी कम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अंदर जो है ओनली ये नहीं होता कि हमने सांस अंदर लिया, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी तो वो रेसिप्रेशन है, नहीं, वो इसका एक छोटा सा पार्ट है। रेसिप्रेशन के अंदर क्या आता है कि जो हमारे रेसिप्रेशन के अंदर क्या आता है कि हमारे फूड को तोड़ के उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड कराना, कि फूड का ऑक्सीडेशन करना और उससे एनर्जी प्रोवाइड करवाना। क्या करना? फूड का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्रोवाइड कराना। किसके अंदर आता है? रेसिप्रेशन के अंदर आता है। तो रेसिप्रेशन क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेसिप्रेशन। क्या होती है रेसिप्रेशन? आप लिख लो, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज नोन एज रेसिप्रेशन। क्या कहते हैं उसे? हम रेसिप्रेशन कहते हैं। कि हमारे फूड से हमें जो एनर्जी मिलती है उसे क्या कहा जाता है? उसे रेसिप्रेशन कहा जाता है। ओके, रेसिप्रेशन के अंदर क्या होता है कि फूड को जो एनर्जी में तोड़ता है, और इसके अंदर ही जो हमारी ब्रीथिंग की प्रोसेस भी आती है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, ऑक्सीजन अंदर जाएगी सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जाके फूड्स को है जो एनर्जी के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ के एनर्जी पैदा करेगी। तो वो भी हमारे पास क्या है? रेसिप्रेशन का टाइप है। एनर्जी पैदा करेगी, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उसको उससे ब्रीथिंग आउट से बाहर भी निकाल देगी। तो ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट ये क्या है? रेसिप्रेशन का एक पार्ट है। सांस अंदर लेना और बाहर निकालना, रेसिप्रेशन क्या एक बड़ी प्रोसेस है। ओके, जो रेसिप्रेशन है वो टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है, एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक क्या होती है? जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो रेसिप्रेशन की प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसे क्या कहते हैं? एरोबिक। क्या कहते हैं? एरोबिक। और अनएरोबिक क्या होता है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर जो रेसिप्रेशन की प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? अनएरोबिक। उसे क्या कहते हैं हम? अनएरोबिक। सॉरी, अनएरोबिक क्या होती है? द रेसिप्रेशन, लिख लो, द रेसिप्रेशन which take place in absence of oxygen या फिर विदाउट ऑक्सीजन। ठीक, विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड अनएरोबिक। उसे क्या कहते हैं? अनएरोबिक रेसिप्रेशन। जेडी रेसिप्रेशन जो है, जेडी सा क्रिया है बिना ऑक्सीजन दे होती है। किसके बिना होती है? बिना ऑक्सीजन की होती है। उसे क्या कहते हैं? अनएरोबिक रेसिप्रेशन कहते हैं, जो बिना ऑक्सीजन के होती है। ये इस हवा बिना ऑक्सीजन की गैस होती है, इसके अंदर जो हमें हवा की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर जो हम एयर के द्वारा जो ऑक्सीजन वगैरह
नहीं लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखो मैंने अभी बताया रेसिप्रेशन में क्या होता है, फूड को तोड़ते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो अनएरोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में फूड होता है, ये होता है ना, ग्लूकोज के रूप में जो फूड होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म। क्या था साइटोप्लाज्म, सेल में पढ़ा था ना, सेल द्रव, जो सेल के अंदर लिक्विड होता है उसके अंदर। ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, सेल लिक्विड के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो ग्लूकोज जो है पायरोवेट में चेंज होता है, पहले किस में चेंज होता है, प्यूरोवेट के अंदर चेंज होता है। फिर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो पायरोवेट है वो क्या बन जाता है, वो इथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये क्या है, एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। अब इसमें देखो एनर्जी कितनी कम प्रोड्यूस हुई, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी के प्रोड्यूस हुए। तो जो अनएरोबिक प्रोसेस होती है ना, जो अनएरोबिक प्रोसेस होती है उसमें लेस एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी क्या होती है इसमें, थोड़ी एनर्जी जो है पैदा होती है। एनर्जी क्या होती है इसमें, कम पैदा होती है। तो अनएरोबिक में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो पायरोवेट में चेंज होता है, और फिर बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर पायरोवेट जो है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में चेंज हो जाता है। और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी जो है वो कम पैदा होती है। देखो सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स एनर्जी पैदा हुई है। ये ह्यूमन बींग्स में इसके एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं तो कई बार हमारी मसल्स है, पैर की मसल्स होती है, उसके अंदर क्रैम्प्स आ जाता है, एकदम दर्द होने लग जाता होता है ना, ऐसा क्रैम्प आ जाता है, अकड़ जाती है। तो वो किस वजह से होता है, देखो दौड़ा, एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ी, एनर्जी क्या पड़ी, जरूरत मोर पड़ी, जरूरत ज्यादा पड़ी। तो जो फूड था अंदर, मतलब जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स थे फूड के, वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो गए। किस में चेंज हो गए, एसिड के अंदर चेंज हो गए। ह्यूमंस बीइंग के अंदर जो है ना, यहाँ पे जो है ये प्लांट्स वगैरह के अंदर जो है ये इथेनॉल में चेंज होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर पता है क्या होता है, लिखवाई देती हूँ आपको, एक बार यहाँ लिख देती हूँ। जो ग्लूकोज है वो पहले पायरोवेट में, एंड देन एब्सेंस ऑफ एनर्जी के अंदर ये लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है, एटीपी में, एनर्जी के अंदर। तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ी, तो वो क्या हुआ, उसके अंदर जो भी फूड के मॉलिक्यूल्स थे वो जो लैक्टिक एसिड में चेंज हुए। तो लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होगा, क्रैम्प आ गया मसल्स के अंदर, क्या होगा, क्रैम्प आ गया। किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से। ओके, तो इस तरह से ह्यूमंस बी के अंदर भी होती है अनएरोबिक ऑक्सीजन दी गैर मौजूदगी विच, देखो दोबारा बताती हूँ, जो रेसिपिरेशन, जो एनर्जी फूड को तोड़ के, बिना ऑक्सीजन के फूड को तोड़ के एनर्जी मिलती है, उसे क्या कहते हैं, अनएरोबिक रेसिपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनएरोबिक रेसिपिरेशन। ओके, जो पौधों में होती है तो क्या बनता है, पायरोवेट से जो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी पैदा होती है। किसमें, प्लांट्स के अंदर। जो ये होती है ना यीस्ट, यीस्ट के अंदर जब फर्मेंटेशन होता है ना, तो यही प्रोसेस लगता है, अनएरोबिक प्रोसेस जो उसमें लगता है। ठीक, जो एरोबिक है, अनएरोबिक जो ह्यूमंस में क्या होती है, ह्यूमंस के अंदर पायरोवेट जो है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में चेंज हो जाता है। किसमें, लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर चेंज हो जाता है। इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ही पैदा होते हैं, एनर्जी जो है बहुत कम पैदा होती है। ओके, एनर्जी क्या होती है, कम पैदा होती है। ठीक, अब देखते हैं हम एरोबिक। एरोबिक क्या होती है, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर हो। एक मिनट, अब देखते हैं एरोबिक क्या होता है। बीच में कोई डिस्टरबेंस हो गई थी इसलिए बंद हो गई थी वीडियो। एरोबिक, एरोबिक क्या होता है, द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो। यहाँ पे कब हो, ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर, इज कॉल्ड एरोबिक। जिसके अंदर ऑक्सीजन हमारे पास होती है, जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, हमारे पास मौजूद होती है। ओके, इसके अंदर क्या होता है, जो इस रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो है, जो ग्लूकोज है वो हमारे हवा से अंदर ऑक्सीजन जाती है। ये प्रोसेस तो दोनों में होती है। ग्लूकोज जो पायरोवेट में तो चेंज होता ही है,
और ये कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, सेल द्रव के अंदर, सेल लिक्विड के अंदर होती है। उसके बाद क्या होता है? जब इसके साथ ऑक्सीजन मिलती है, ये ऑक्सीजन वाला प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल पार्ट पढ़े है ना सबने, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऑक्सीजन हो तो प्रोसेस कहाँ पे होती है, ग्लूकोज पायरोवेट में किस जगह चेंज होता है, तो साइटोप्लाज्म में। जो पायरोवेट है जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह में कहाँ पे चेंज होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी हो तब। जब ये ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब इसमें देखो एनर्जी कितनी निकली है? 38 ATP, 38 मोलिक्यूल ऑफ एनर्जी जो इसके अंदर से बाहर है निकले हैं। कितने बार निकले हैं एनर्जी के मोलिक्यूल्स? 38, तो ज्यादा एनर्जी। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। एनर्जी क्या है? मोर प्रोड्यूस होती है। एनर्जी क्या है? ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ओके, तो एरोबिक में क्या होती है? एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। और वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो निकल जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन किस किस तरह से होती है। इसका मैं थोड़ा सा बताती हूँ, इतना ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन मेन तो क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं, मेन की बजाय नहीं, हम पहले रूट से शुरू करते हैं। एक तो होती है रूट से, किससे होती है? जड़ों से रेस्पिरेशन होती है। कहाँ से होती है? रूट से। रूट क्या करती हैं? जो सॉइल के अंदर होती है, एयर फ्रॉम सॉइल। सॉइल के अंदर हवा से क्या लेती है? ऑक्सीजन लेती है। ऑक्सीजन लेके तो उससे जो है प्रोसेस होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। मैंने उस दिन बताया था आपको, डिफ्यूजन क्या होती है? गैसों की अदला बदली होती है। तो जो रूट्स है वो सॉइल में से ऑक्सीजन लेती है और उसको आगे आगे फैलाते रहते हैं, जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन। तो इससे क्या रेस्पिरेशन में हेल्प होती है। सेकेंड, स्टेम। स्टेम से भी जो रेस्पिरेशन है होती है। स्टेम से क्या होती है? स्टेम के अंदर क्या, छोटे छोटे जो हर्ब्स होते हैं उनके अंदर, स्टेम के अंदर स्टोमेटा होती है। ठीक, जो हर्बेस जो मतलब प्लांट होते हैं उनके जो स्टेम है उसके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं। उससे जो क्या है इसके अंदर रेस्पिरेशन होती है। क्या होती है? रेस्पिरेशन होती है। थर्ड मेन सोर्स क्या है? लीव्स। लीव्स के अंदर क्या होते हैं? स्टोमेटा। क्या होते हैं? स्टोमेटा। लीव्स से भी होती है। लीव्स के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। किस मेन सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है ये। ठीक, यहाँ पर इससे रेस्पिरेशन काफी ज्यादा होती है। छोटे छोटे पोर होते हैं जिनसे क्या है ये जो है रेस्पिरेशन करते हैं, और उसी की वजह से जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होती है लीव्स की वजह से। मैंने क्या बताया था? स्टोमेटा क्या होते हैं? उसके बार बार गार्ड सेल लगे होते हैं, ये बताया था ना। किस तरह से गार्ड सेल भी लगे होते हैं, स्टोमेटा बंद होते हैं, खुलते हैं। तो स्टोमेटा से क्या है? रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक, अब हम ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम देखते हैं कि हम इंसानों के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। लेट अस सी रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस की हमारे अंदर जो है रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। जो ब्रेथिंग है, हम किस तरह से सांस लेते हैं, पहले कहाँ से सांस जाता है, कहाँ तक पहुंचता है। पहले मैं आपको एक प्रोसेस लिखाती हूँ, वो लिख लो, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस ये कहाँ से स्टार्ट? ये नोस्ट्रिल से स्टार्ट होती है। ये हमारे नाक के जो दो सुराख है इनसे स्टार्ट होती है। ओके, नोस्ट्रिल से फिर कहाँ जाती है? फेरेंक्स में जाती है हवा। कहाँ जाती है? फेरेंक्स। फेरेंक्स से लैरिंक्स में जाती है। कहाँ जाती है? लैरिंक्स। ओके, फिर लैरिंक्स से ट्रेकिया में जाती है। ओके, देन ट्रेकिया से ब्रोंची, और ब्रोंची से एल्वियोली। ब्रोंची से कहाँ जाती है? एल्वियोली। ओके, तो ह्यूमंस बी के अंदर रेस्पिरेशन कहाँ से? नाक से शुरू होती है। नाक के जो दूसरा का वहां से शुरू होती है, नोस्ट्रिल से। हमारे नाक के अंदर कहते हैं छोटे छोटे बाल्स होते हैं, हेयर होते हैं। वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को, हवा को जो फिल्टर करने का काम करते हैं। क्या होते हैं? नाक के अंदर बाल होते हैं, वो क्या करते हैं? हवा को फिल्टर करने में मदद करते हैं। नोस्ट्रिल से फेरेंक्स, फेरेंक्स से फिर जाती है लैरिंक्स। फेरेंक्स कहाँ होता है? फेरेंक्स तक पता है क्या होती है? फूड पाइप और जो हमारी
रेस्पिरेशन वाली पाइप है, ब्रेथिंग पाइप है, सांस नलिया वो एक ही होती है। फेरेंक्स से बाद ये जो फूड पाइप अलग हो जाती है और रेस्पिरेशन पाइप इस तरह से अलग हो जाती है। फेरेंक्स यहाँ पे होता है, ठीक। फिर इसके अंदर आगे क्या आता है, लैरिंक्स आता है, देन ट्रेकिया आता है, ओके। फिर जो हमारे लंग्स आ जाते हैं, ओके। लंग्स के अंदर इस तरह से जाल सा होता है जिसे हम ब्रोंचिस बोलते हैं, और ब्रोंचिस के जो सिरे होते हैं उनके ऊपर एल्वियोलिस होते हैं, गुब्बारों जैसे क्या होते हैं, एल्वियोलिस, गुब्बारों जैसी स्ट्रक्चर होती है। और एल्वियोलिस में क्या होता है, गैसों की अदला बदली होती है। क्या होती है, गैसों की अदला बदली, गैस ट्रांसपोर्ट से, गैस से जो है अदला बदली कहाँ पे होती है, एल्वियोलिस के अंदर होती है, ओके। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। हम क्या करते हैं, आपको मैं बोल देती हूँ, लिख आप अपने आप लेना। जो एयर है हमारे नोज के थ्रू हम एयर लेते हैं, क्या लेते हैं, नाक के थ्रू जो है एयर ले लेते हैं। हम कहाँ से एयर लेते हैं, नाक के थ्रू एयर ले लेते हैं, ठीक। नोस्ट्रिल से एयर निकलती है, जो 2 होल्स के अंदर से अंदर जाती है हवा। उसके अंदर हमारे नोज के अंदर हेयर्स लगे होते हैं, बाल लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, हवा को फिल्टर कर देते हैं, जो मिट्टी है, धूल कण, इम्प्योरिटीज है, वो बाहर रख लेते हैं और हवा को, शुद्ध हवा को अंदर भेजते हैं। अंदर जाने के बाद ये फेरेंक्स से क्रॉस होती है और फिर क्या होता है, ये जो है हमारे थ्रोट से जो है आगे चली जाती है, गले के अंदर से, गले से ये लंग्स की तरफ बढ़ती है, ठीक। उसके बाद जो हमारा जो थ्रोट होता है ना, उसमें रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की। क्या होती है, कार्टिलेज की रिंग्स होती है, ताकि जो एयर है वो क्लास्प ना करे, जो वो है आपस में भिड़े ना। मतलब किसके अंदर रिंग्स बनी होती है इस पाइप के अंदर, गोल 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 कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज पढ़ा था ना हमने पीछे, जोड़क ने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ा था, ओके। तो फिर वहां से हवा निकलती हुई जो कहाँ पे पहुंचती है, लंग्स के अंदर पहुंचती है। लंग्स के अंदर ट्यूब्स होती हैं और उनके बाहर वाले ऊपर क्या स्ट्रक्चर होते हैं, एल्वियोलिस। क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलिस, ये वाले। तो जब हवा अंदर लेते हैं तो ये फूल जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो सुंगड़ जाते हैं। तो किसके जैसे होते हैं, बैलून के जैसे होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये जो गैसेस को एक्सचेंज भी करते हैं। जो एल्वियोलिस है वो क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज भी करते हैं। तो इस तरह से हमारे ह्यूमंस बीइंग के अंदर जो रेस्पिरेशन का सिस्टम जो है होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, थोड़ा सा ब्रेथिंग इन और ब्रेथिंग आउट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सॉरी, ब्रेथिंग इन एंड ब्रेथिंग आउट। हम देखते हैं ब्रेथिंग इन और ब्रेथिंग आउट क्या होता है। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो क्या प्रोसेस होती है, देखो। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो रिब्स होते हैं, जो हमारी फेफड़ों के ऊपर पिंजर लगा होता है इस तरह का, रिब्स का, जैसे इस तरह वाला, ठीक है ना, ऐसे नाड़ियों वाला पिंजर, जिससे वो सेफ होते हैं। तो रिब्स क्या होते हैं, लिफ्टेड हो जाए, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। रिब्स क्या है, रिब्स आर लिफ्टेड, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। और जो डायफ्राम होता है, ठीक है, डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम जो होता है वो क्या हो जाता है, वो फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैट। अब देखो डायफ्राम फ्लैट हो गया, ये ऐसे ऊपर हुआ था, ये नीचे की तरफ चला गया, फ्लैट हो गया। रिब्स जो ऊंचे चले गए। अब इन दोनों के बीच में क्या बन गई, जगह ज्यादा बन गई ना, कैविटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। चेस्ट कैविटी क्या हो गई, बढ़ गई। खोखलापन जो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। चेस्ट कैविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जब चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो गई तो एयर जो इसके अंदर आ जाएगी, एयर जो है अंदर हमारे जो स्टोर हो जाएगी, सक हो जाएगी। एयर का इनसाइड, एयर जो अंदर है, उन दोनों के अंदर जो जगह बीच में खुल गई उसके अंदर क्या होगी, एयर फिल हो जाएगी, ठीक है। हवा जो उसमें भर जाएगी, जब हवा भर जाएगी तो वो एल्वियोली की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी, एल्वियोली की तरफ जाएगी। एल्वियोली से जो O2 है, जो ऑक्सीजन है, एल्वियोली से जो है वो ब्लड के साथ मिक्स होके बाकी बॉडी तक पहुंच जाएगी, ठीक। तो क्या था, जब सांस अंदर लेते क्या होता है, रिब्स लिफ्ट हो जाते हैं, डायफ्राम नीचे फ्लैट हो जाता है। जगह क्या होगी, बीच में बढ़ गई, खोखलापन इंक्रीज हो गया, इतना बढ़ गया। अब उसके अंदर क्या हुई, हवा स्टोर हो गई। हवा स्टोर हो गई तो हवा जो है एल्वियोलिस के अंदर गई। एल्वियोलिस क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन वाली ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर मिक्स करके ब्लड जो है फिर उसको पूरी बॉडी में पहुंचा देता है, किसे, ऑक्सीजन को, ओके। तो ये था जब हम सांस अंदर लेते हैं। जब सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, तब रिब्स रिलैक्स हो जाती हैं। सॉरी, रिब्स आर रिलैक्स्ड।
रिब्स रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब कि नीचे की तरफ बैठ गए। डायफ्राम जो है वो क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है, वापस फूल जाता है। ठीक, वापस जो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो चेस्ट कैविटी क्या होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो CO2 जो अंदर रह गई थी पीछे, वो क्या है, बाहर निकल जाती है। CO2 इज ब्रेथ्ड आउट, क्योंकि जगह कम हो गई तो हवा जो है बाहर निकल जाएगी। क्या होता है, रिब्स भी नीचे चले गए, डायफ्राम के ऊपर आ गया, तो कैविटी क्या होगी, कम हो गई। कम हो गई तो इसके अंदर जो हवा थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो क्या आ गई, बाहर आ गई। हवा जो है वो क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो ये हमारे अंदर क्या होता है, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट का प्रोसेस। सांस लेना और सांस छोड़ना, इस तरह से सांस लेना और सांस छोड़ना जो है होता है। एक बात और बताती हूँ, आप थोड़ा सा लिख लो कि लंग्स जो है, अब देखो आप सोच के देखो कि हम कहते हैं ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन नहीं हो तो हमारे पास प्रोसेस बंद हो जाएगा। मान लो हम कई बार क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए सांस बंद कर सकते हैं ना, या फिर सांस लेने में कई बार टाइम लगता है, लंबा सांस लेते हैं तो टाइम लगता है। तो फिर उतनी देर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, लंग्स, वो हम सोच के देखो कि जो कैविटी खुली हुई थी सॉरी, जब कैविटी जो ज्यादा थी तो उसके अंदर जो हवा स्टोर होगी वो तो साथ के साथ ब्लड ले गया, तब कैविटी कम होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर रहे हैं, उतने टाइम जो है ऑक्सीजन वाला काम कैसे होगा, ब्लड जो अपना प्रोसेस कैसे करेगा। तो क्या होता है, जो लंग्स होते हैं ना, उसका रीजन क्या है, जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ हवा, कुछ O2 को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। क्या कर लेते हैं, कुछ O2 को स्टोर कर लेते हैं। तो वो O2 तब तक काम आती है जब तक एब्जॉर्प्शन चलती है, जब तक हमारी CO2 बाहर निकलती है, उतने टाइम के लिए बची हुई स्टोर की हुई ऑक्सीजन जो है वो काम में आती है। तो लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को स्टोर भी कर लेते हैं। एक बात और हम कहते हैं, जब स्मोकिंग करते हैं तो फेफड़े खराब हो जाते हैं, स्मोकिंग करने से अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। उसका रीजन क्या है वो भी आपको बताती हूँ। जब हम स्मोकिंग करते हैं ना, तो जो हमारी विंड पाइप होती है, हवा नली है, मान लो सांस नली है, विंड पाइप के अंदर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिया। विंड पाइप में भी सीलिया होते हैं। क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। जब स्मोकिंग करता है इंसान तो उस स्मोकिंग वाले धुएं से ये सीलिया नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। सीलिया क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये विंड पाइप खाली हो जाती है, सीलिया क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लगभग खत्म हो जाते हैं। किसकी वजह से, सिगरेट के धुएं की वजह से। ठीक, जब सीलिया खत्म हो गई तो अब देखो, जब तक सीलिया थे तब तक क्या था, सिगरेट का धुआं अंदर तक अच्छी तरह सॉरी सीलिया थे तो इम्प्योरिटीज को रोक रहे थे, साफ हवा अंदर पहुंचा रहे थे, तो फेफड़ों को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा था। अब सीलिया खत्म हो गई तो जो वो डेंजरस धुआं है, जो इम्प्योरिटीज वाला सॉरी जो इम्प्योरिटीज वाली एयर है, ठीक, जो सिगरेट का धुआं, वो हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और फेफड़ों को जो नष्ट करना शुरू कर जाता है। जो दूषित हवा है वो फेफड़ों तक पहुंचती है और उससे क्या है, दूषित नष्ट करना शुरू कर देती है, किसे, लंग्स को। ओके, तो अगर मान लो स्टार्टिंग में कोई शुरू कर लेता, किसी को आदत पड़ जाती है, अगर वो जल्दी छोड़ दे तो उसमें बीमारी नहीं लगती। रीजन क्या है कि उसके सीलिया अभी तक नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, उसकी वजह से वो बच जाता है, फेफड़ों पे उसका असर नहीं होता। तो स्मोकिंग जो वो नहीं करनी चाहिए। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, प्लांट के अंदर और ह्यूमंस के अंदर। ठीक, किसमें, प्लांट में और ह्यूमंस में। जो मछली है वो कहाँ से लेती है सांस, वो गलफड़ों से लेती है। कुछ जो है जैसे अर्थवर्म वगैरह, ये जो अपनी स्किन से ही जो है अपने रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। तो आज हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, उसमें एरोबिक और अनएरोबिक भी देखा, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट भी देखा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब इस टॉपिक लाइफ प्रोसेस के हमारे 2 चीज रहेगी, एक्सटर्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। वो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, वो एक वीडियो में कल हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।